गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। काफ़ी टाइम बाद आज हम फिर वापस अपने ई लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है पूंजी संरचना को निर्धारित करने वाले घटक, डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट थर्ड ईयर में भी पढ़ा, अभी भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि पूंजी संरचना को हम कैसे डिसाइड करते हैं या कैसे डिफाइन करते हैं। वो है स्थायी वित्त प्रबंधन। फिक्स्ड फाइनेंसिंग या फिक्स्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही पूंजी संरचना का दूसरा नाम है, जिसमें हम डेट और इक्विटी के रेशो को डिसाइड करते हैं कि फर्म में डेट कैपिटल यानी ऋण पूंजी कितनी होगी और समता पूंजी यानी इक्विटी कैपिटल कितनी होगी। इन दोनों का क्या कॉम्बिनेशन होगा, क्या रेशो होगा, क्या अनुपात होगा, यह पूंजी संरचना का महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। इस पूंजी संरचना के बारे में ये कहा जाता है कि एक वित्तीय प्रबंधक के लिए इसके बारे में निर्णय लेना, पूंजी संरचना को निर्धारित करना, एक श्रेष्ठ पूंजी संरचना या कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसीलिए इसको निर्धारित करने वाले घटकों पर भी हमें डिस्कशन करना जरूरी होता है। इसके आंतरिक और बाहरी घटक हैं। इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब इंटरनल, एज यू नो वेरी वेल, जो संस्था के अंदर ऐसे फैक्टर्स हैं जो पूंजी संरचना को निर्धारित करने में बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर जिस पर फर्म का कोई कंट्रोल नहीं है लेकिन वो पूंजी संरचना को प्रभावित करते हैं। लेट अस टेक फर्स्ट इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में फर्स्ट पॉइंट है व्यवसाय का आकार, साइज ऑफ बिजनेस। फर्म के बिजनेस का साइज, नेचुरली हम तीन तरह के साइजेस पढ़ते हैं। एक छोटा जिसको टाइनी सेक्टर, लघु उद्योग या स्मॉल इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है, मध्यम आकार का उद्योग और बहुत ही बड़े आकार का उद्योग जो बेसिक इंडस्ट्रीज, लार्ज इंडस्ट्रीज या जिनको हम मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज भी इवन कहते हैं। आज का बिजनेस आपके सामने है। बिजनेस का आकार बहुत ही बड़ा होता जा रहा है, देश विदेशों में फैला हुआ है, और कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो घर पर सीमित हैं या घरेलू व्यापार के नाम से देखे जाते हैं। तो नेचुरली जब हम पूंजी संरचना बनाएंगे या डेट इक्विटी डिसाइड करेंगे तो इस साइज को ध्यान में रखना होगा। छोटा बिजनेस है तो इक्विटी पर, और बहुत बड़े आकार का है तो डेट और इक्विटी दोनों का ही कॉम्बिनेशन अप्रोप्रिएट होना चाहिए। नेचर ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की प्रकृति का मतलब व्यवसाय किस तरह का किया जा रहा है, जिसमें स्थायी पूंजी का उपयोग या स्थायी संपत्तियों का उपयोग ज़्यादा है या करंट एसेट्स के बेसिस पर बिजनेस हो रहा है। मीन्स यदि केवल ट्रेडिंग कर रही है, केवल मतलब कहना चाहिए कि व्यवसाय ही कर रही है संस्था, क्रय विक्रय के कार्य कर रही है, तो वहाँ पर करंट एसेट्स के हिसाब से उसको पूंजी संरचना में समता पूंजी पर ही कार्य करना चाहिए। लेकिन यदि बिजनेस बहुत बड़े आकार का है, कैपिटल इंटेंसिव है यानी पूंजी प्रधान उद्योग है, बहुत मशीनें यूज़ की जा रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजी या बहुत नवीन तकनीकें काम में ली जा रही हैं, तो पूंजी का उपयोग या विनियोग ज़्यादा होगा और इक्विटी के साथ डेट को भी शामिल करना होगा। आय की नियमितता, रेगुलरिटी ऑफ इनकम। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यदि हम पूंजी संरचना में समता और ऋण पूंजी का कॉम्बिनेशन करते हैं तो ऋण पूंजी हमारे लिए जोखिम पूंजी है, रिस्की कैपिटल है। रिस्की कैपिटल दो कारणों से है। एक तो हमें उस पर रेगुलर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है फिक्स्ड रेट से, चाहे प्रॉफिट अर्न किया जा रहा हो या नहीं। दूसरा, जैसे ही ऋण पत्र धारी यानी डिबेंचर होल्डर अपने ऋण पत्रों का शोधन करना चाहें एक समय के बाद या एक उनके निश्चित अवधि के बाद में,
तो यह शोधन किया जाना, रिडम्पशन किया जाना जरूरी होता है, जिसको हम कहते हैं पूंजी का पुनर्भुगतान। इन दोनों आधारों पर यह जरूरी है कि इस रिस्की कैपिटल को बहुत सोच समझकर ही शामिल किया जाए, जब तक कि उस संस्था की आय नियमित नहीं हो, रेगुलर नहीं हो, निश्चित नहीं हो। यदि ऐसा नहीं है तो फर्म रिस्क लेती है और इस रिस्क के आधार पर पूंजी संरचना को डिसाइड करना चाहिए। संपत्तियों का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ एसेट्स, जो कि हम सेकंड पॉइंट में भी देख चुके, यहाँ पर भी देखेंगे कि यदि किसी भी फर्म में फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि फिक्स्ड एसेट्स का कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है फिक्स्ड एसेट्स को, और करंट एसेट्स बहुत कम है। करंट एसेट्स में स्टॉक्स हैं, डेटर्स हैं, बीआरस हैं, शॉर्ट टाइम के इन्वेस्टमेंट्स हैं, फर्नीचर, फिक्सचर्स जिसको हम शामिल करते हैं, कैश है। तो उसमें यदि पूंजी का विनियोग कम किया जा रहा है तो पूंजी संरचना में ऋण पूंजी को शामिल किया जा सकता है, जो सस्ती पूंजी भी कही जाती है। जैसे अभी मैंने कहा ना आपको कि ये जोखिम पूंजी है लेकिन सस्ती पूंजी है। सस्ती क्यों है? क्योंकि इस पर एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है, और निश्चित दर से ब्याज नॉर्मली अन्य पूंजी की लागतों के मुकाबले काफ़ी कम होता है। प्रबंधकीय दृष्टिकोण, मैनेजीरियल एटीट्यूड। प्रबंधकीय दृष्टिकोण एक अलग एस्पेक्ट देखता है कि यदि संस्था में प्रबंधक अपना नियंत्रण रखना चाहते हैं, अपने हाथों में ही फर्म की बागडोर संभाले रखना चाहते हैं और वो किसी को और शामिल नहीं करना चाहते, तो वो इक्विटी कैपिटल को बढ़ाएंगे नहीं। वो ऋण पूंजी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ऋण पूंजीधारी को या डिबेंचर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं होता, वो प्रबंध में हिस्सा नहीं ले सकते, वो प्रबंधकीय नीतियों में अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इंटरवेंशन नहीं कर सकते। तो ये दृष्टिकोण भी बड़ा जरूरी हो जाता है पूंजी संरचना में, कि कई बार कंपनीज अपनी समता पूंजी को बहुत सीमित करते हुए ऋण पूंजी पर ज़्यादा अपने पूंजी संरचना पर ध्यान देती है। उसका कुछ कारण ये भी है कि प्रबंधक अपने हाथ में बहुत सीमित क्षेत्र में ही वह अपने नियंत्रण को रखना चाहते हैं। भावी योजनाएं, फ्यूचर प्लान्स। फ्यूचर प्लान्स का मतलब बिल्कुल सीधा सा है कि यदि फर्म आगे और नए प्रोडक्ट्स लाना चाहती है, नए इनोवेशंस करना चाहती है, विस्तार करना चाहती है, कंपनी का एक्सपांशन करना चाहती है, नए ब्रांचेस खोलती है, नया बिजनेस टेकअप करती है, वॉट एवर इट इज़, और उस सभी में उसको अधिक पूंजी की ज़रूरत होगी। और इस नई पूंजी के विनियोग के लिए वह अपनी पूंजी संरचना को किस तरह से डिसाइड करे, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। इसके दो रास्ते हैं, या तो नई पूंजी का निर्गमन हो समता में या ऋणपत्रों के द्वारा, और दूसरा तरीका यह है कि उसने अपने संचित कोष जो रख रखे हैं, रिजर्व्स, उन रिजर्व्स के थ्रू वह अपने इंटरनल फाइनेंसिंग करे और फ्यूचर प्लान्स को उसी से फुलफिल करे। ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट घटक है। परिचालन अनुपात, ऑपरेटिंग रेशो, जो आप सभी जानते हैं कि यदि टोटल सेल्स में से परिचालन व्यय बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ऑपरेटिंग रेशो इज़ वेरी हाई, और हाई है तो उसे डेट कैपिटल नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन पर दिया जाने वाला ब्याज और लाभांश का जो भुगतान है वो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। समता पर व्यापार, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। समता पर व्यापार का बेसिक एस्पेक्ट या मीनिंग क्या है? जब कंपनी समता पूंजी के साथ ही बिजनेस करती है तो वह सामान्य व्यापार की स्थिति है, लेकिन जैसे ही उसमें वह ऋण पूंजी का संयोग करती है या ऋण पूंजी की ब्लेंडिंग करती है, डेट कैपिटल को भी यूज करती है, तो उसको कहते हैं समता पर व्यापार। कंपनीज इसमें कई तरह की पॉलिसीज अडॉप्ट करती हैं कि समता पूंजी कम और ऋण पूंजी को ज़्यादा इस्तेमाल करके वो अधिक लाभों का फ़ायदा उठाना चाहती है। क्यों? क्योंकि ये जो ऋण पूंजी है उस पर निश्चित दर से ब्याज देकर शेष लाभांश पर पूरा हिस्सा समता का होता है, इक्विटी का होता है, और उससे उनके लाभों की मात्रा बढ़ती चली जाती है। तो नॉर्मली एक बिजनेस जो कि एक लॉन्ग रन में चल रहा है तो वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पर जाकर हाई प्रॉफिट्स को एंजॉय
करना पसंद करता है। दंती अनुपात, गियरिंग रेशो, ये रेशो पूरी तरीके से एक मोटर व्हीकल पर या ऑटोमोबाइल पर डिपेंड की फ़िलॉसफी पर डिपेंड करता है कि जैसे ही हम कोई व्हीकल स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट गियर लिया जाता है, फिर हम देखते हैं रास्ता थोड़ा ठीक है तो सेकंड गियर लेते हैं, और जब हमें लगता है रास्ते में कहीं कोई रुकावटें नहीं हैं, कोई बाधाएं नहीं हैं, बिल्कुल ट्रैफिक साफ है, तो हम उस गाड़ी को थोड़ा तेज दौड़ाने के लिए उसको थर्ड गियर ले जाते हैं। यही गियरिंग रेशो है। आपने पढ़ा है पहले भी, गियरिंग रेशो में यदि बिजनेस न्यूली इस्टेब्लिश्ड है, नया स्टार्ट हुआ है, तो वह इक्विटी पर जाएगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे उसको लाभ होने लगेंगे, उसका प्रॉफिट का ग्राफ ऊपर जाने लगेगा, तो वह डेट कैपिटल को शामिल करेगा। तो डेट इक्विटी रेशो बेसिकली गियरिंग रेशो है, जिसमें वह इन दोनों के अनुपात को देखते हुए अपने गियर को डिसाइड करता है। अब आते हैं हम एक्सटर्नल फैक्टर्स पर। बाहरी घटक, पूंजी बाजार की दशाएं। पूंजी बाजार कौन सा बाजार होता है? जिसमें दीर्घकालीन पूंजी के लेन देन होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल के लेन देन होते हैं, जो शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज़ के आधार पर होते हैं और बेसिकली लॉन्ग टर्म बेसिस पर होते हैं। यदि पूंजी बाजार की दशाएं बहुत उपयुक्त हैं, अनुकूल हैं, ऑप्टिमम इन द सेंस जहां कभी भी कोई भी फर्म एनलिस्ट होने के बाद में अपने नई पूंजी के निर्गमन को बहुत आसानी से कवर कर लेती है, तो वो दशाएं अनुकूल होंगी और वो फर्म अपनी पूंजी को जुटाने में कतई परेशान नहीं होगी। तो उस आधार पर वह अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करेगी। विनियोगकर्ताओं की प्रकृति, एटीट्यूड ऑफ इन्वेस्टर्स। देखिए, इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए आजकल बहुत नई नई टेक्निक्स आ गई, क्योंकि पूरा मार्केट इन्वेस्टर्स पर डिपेंड करेगा। इन्वेस्टर्स वो हैं जो अपनी एक्सेस मनी को कहीं इन्वेस्ट करके प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, जिसमें लिक्विडिटी भी हो, तरलता भी हो और सुरक्षा भी हो। लेकिन विनियोगकर्ताओं की नेचर को देखते हुए उन्हें 2-3 भागों में बांटा जाता है। जैसे सबसे अलर्ट, चुस्त विनियोगकर्ता। चुस्त या अलर्ट कौन होते हैं? जो समतांशधारी हैं। जैसे ही वो देखते हैं कोई कंपनी नई स्टैब्लिश हुई है और उसमें एक अच्छे अवसर है इन्वेस्टमेंट के, तो वो हमेशा अपने आप को अलर्ट रखते हुए वहां पर इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। सुस्त कौन से होते हैं, यानी लेजी किस्म के कौन होते हैं? जो डिबेंचर होल्डर होते हैं, उन्हें सुस्त कहा जाता है, क्योंकि वो डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करके एक निश्चित आय को कमाने में ही एंजॉय करते हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क लेना, बहुत हाई प्रॉफिट्स पर जाना उनके मकसद नहीं होते। इसलिए मार्केट में ये भी देखा जाएगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते समय कि मार्केट में मैक्सिमम किस नेचर के विनियोगकर्ता अवेलेबल हैं, वो किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली उसको डिसाइड किया जाए। वित्तीय संस्थाओं की नीति, पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वित्तीय संस्थाएं यानी बैंक और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देते समय किस प्रकार फर्म की पॉलिसी को इवेल्युएट करती है, मूल्यांकन करती है, कि वह पूंजी संरचना को भी कई बार ये देखती है कि वो डेट पर ज़्यादा जा रही है या इक्विटी पर ज़्यादा रन कर रही है फर्म अपने बिजनेस को, तो उस बेसिस पर वो लोन की पॉलिसी या अपनी क्रेडिट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी वित्तीय संस्थाएं उसी आधार पर ऋण देती हैं जिस आधार पर फर्म अपनी पूंजी संरचना बनाती है। टैक्स पॉलिसी यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, टेक्स्ट नहीं है, ये टैक्स पॉलिसी है, TEX, टी गलत हो गया, इसको करेक्शन कर लें। कराधान, सरकार की कर नीति कैसी है? क्या कॉरपोरेट टैक्स बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है या सामान्य है? और ये टैक्स पॉलिसी फर्म की पूंजी संरचना को डिसाइड करने में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऋण पत्रों पर दिया जाने वाला जो ब्याज है वो आयकर में स्वीकृत व्यय है, एक्सेप्टेबल एक्सपेंडिचर कहा जाता है, जिस पर टैक्स पे नहीं करना पड़ता। इसलिए कंपनी के लिए ये एक सस्ती पूंजी है, चीप कैपिटल है।
चीप कैपिटल के दो कारण बताए मैंने। पहला कारण तो क्या है, एक निश्चित दर से ब्याज जो बहुत सामान्य दर होती है, और दूसरा क्या होता है कि यह जो ब्याज दिया जाता है वो आयकर में कर के हिसाब से शामिल नहीं किया जाता, इसलिए ये टैक्स फ्री एक्सपेंडिचर है उसका फर्म का। तो ये भी डिसाइड करता है कि सरकार ने संस्था के आय पर किस तरह के टैक्सेस को इम्पोज कर रखा है या लागू कर रखा है। वैधानिक स्थितियां, लीगल प्रोविजंस का मतलब वही है कि उस देश में वैधानिक स्थितियां किसी कॉरपोरेट सेक्टर को रन करने में किस प्रकार के लॉज हैं, बाई लॉज हैं, एक्ट हैं, अधिनियम हैं, जिनमें कि पूंजी संरचना के निश्चित अनुपात निश्चित किए गए हों। यानी किसी भी फर्म के नेचर, साइज, उसके बिजनेस के प्रोफाइल को देखते हुए कितनी ऋण होना चाहिए, कितनी इक्विटी होनी चाहिए, इसके आधार पर वैधानिक नियम बने होते हैं, और उसी हिसाब से एक फर्म को ये डिसाइड करना होगा कि उसे डेट इक्विटी क्या रखना है। पूंजी निर्गमन की लागत, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इशू, यानी पूंजी को निर्गमन करने की लागत का मतलब समता अंशों को निर्गमित करना, ऋणपत्रों को, अधिमान अंशों को, इन तीनों प्रकार की प्रतिभूतियों के निर्गमन की कुछ निश्चित लागतें होती हैं, जिसमें प्रिंटिंग है, अभिगोपन है, अंडरराइटिंग है, आपके इसके अलावा दलाली है, ब्रोकरेज है, एडवर्टीजमेंट है। ये सारे वो खर्चे हैं जो किसी भी प्रतिभूति को इशू करने में या बाजार में लाने पर खर्च करने होते हैं। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी है ये एक निर्धारक घटक कि पूंजी बाजार में इसके लिए क्या लागतें एक फर्म को पे करनी पड़ती है, जिसकी लागत मिनिमम होती है, प्रॉफिट अच्छे मिलने के आसार होते हैं, उस आधार पर वो उस पूंजी की व्यवस्था करती है। आर्थिक उच्चावचन जो आप सभी समझते हैं, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस का मतलब इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हैं, बहुत ज़्यादा तेजी और मंदी की स्थितियां चल रही हैं, बहुत फ्लक्चुएशन फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, तो वहाँ पर पूंजी संरचना में डेट कैपिटल को कम यूज़ किया जाएगा, क्योंकि वो रिस्की कैपिटल है, सस्ती है लेकिन उसमें जोखिम है। और वहाँ पर समता पूंजी को ज़्यादा काम में लिया जाएगा, क्योंकि वो सेफ कैपिटल है, सुरक्षित है, और उस पर एक सामान्य दर से लाभांश बांटा जाता है। लेकिन यदि आर्थिक उच्चावचन की जगह आर्थिक संकुचन की स्थिति है, और उस संकुचन की स्थिति यदि है, तो उसमें किसी भी प्रकार के ये उच्चावचन नहीं आने देते हैं। तो ये इकोनॉमिक कंडीशन भी कई बार पूंजी संरचना को डिसाइड करती है कि यदि बहुत ज़्यादा मंदी है तो रिस्की कैपिटल पर नहीं जाएंगे, और यदि बहुत तेज़ी की स्थितियां चल रही हैं, बाजार बहुत ऊपर अपसर्ज हो रहा है, तो और लाभों का ग्राफ ऊपर जा रहा है, क्योंकि तेजी की स्थितियां हैं, मूल्य बढ़े हुए हैं, लाभ बढ़े हुए हैं, इकोनॉमी रन हो रही है बहुत फास्ट, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ है मार्केट की, और उस सिचुएशन में कंपनी अधिक लाभों के लिए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पर जाएगी, और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पर जाने का मतलब क्या हुआ, अधिक लाभ कमाना, तो वहाँ डेट कैपिटल को ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। लेकिन इन सभी बाहरी घटकों में देखिए एक बात बड़ी सामान्य सी है, जो ये है कि वैधानिक नियम, कर नीति, वित्तीय संस्थाओं की नीति, ये बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। इकोनॉमी के आधार पर भी पूंजी संरचना डिसाइड होती है, लेकिन पूंजी संरचना लॉन्ग टर्म की होती है, इसलिए हम कहना चाहिए अल्पकालीन फ्लक्चुएशंस को या शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस जो होते हैं इकोनॉमी में, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उन पर ध्यान ज़्यादा नहीं दिया जाता। बस ये देखा जाता, जैसे अभी कोविड का टाइम है, सभी पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी माइनस में जा रही है, यानी उनकी ग्रोथ रेट एशियन कंट्रीज़ की विशेष रूप से, जैसा कि आपने अभी एक दो दिन के न्यूज़ को देखकर भी अंदाज़ा लगाया होगा कि विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं, चाहे वो अमेरिका जैसी हो डेवलप्ड कंट्री की, या यूरोपियन हो, एशियन कंट्रीज़ की हो, सभी की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल चल रहा है। ऐसे में कोई भी फर्म यदि कोई इस्टेब्लिश होती है तो वो डेट को नहीं लेगी, ऋण पूंजी को शामिल कम करेगी, क्योंकि वो रिस्की कैपिटल है, सस्ती है लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है। क्या पता फर्म आगे आने वाले समय में इस इकोनॉमिक कंडीशन में, इस कोविड की सिचुएशन में अपने
फर्म को, बिजनेस को चला पाएगी या नहीं चला पाएगी। तो इक्विटी को तो आप लाभ नहीं दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो तो ऑनर्स हैं, स्वामी हैं। लेकिन ऋण पूंजी पर आपको निश्चित दर से ब्याज दिया जाना जरूरी होता है। वो इस वजह से जोखिम पूंजी है और उस आधार पर यह निर्णय बहुत आवश्यक हो जाता है। तो जो भी परिस्थितियां बाजार में चल रही हों, उन बाजार की कंडीशंस के आधार पर भी पूंजी संरचना को देखा जाएगा। जैसे कहा जा रहा है ना कि कोविड की वजह से इकोनॉमीज को रिवाइव होने में या वापस अपनी पटरी पर आने में अभी कम से कम 2 से 3 इयर्स का समय लगेगा। तो 2-3 साल में स्थापित होने वाली कंपनीज या अपना विस्तार करने वाली कंपनीज अभी बहुत सोच समझकर अपने नए इश्यूज को लाएगी। और उनके लिए सबसे सेफ चीज़ क्या है? वो इक्विटी पर अपना बिजनेस करे, इंटरनल फाइनेंसेस को वो संभाल कर रखे और उस आधार पर अपने निर्णय को बिजनेस के मतलब बेनिफिट में डिसाइड करे। थैंक यू।